मैं अब जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद यहाँ एक और साहब आएंगे और वो तुम्हारी लुक कुछ बदल देंगे, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। हामिद ने समंथा की तरफ देखकर सवालिया लहजे में पूछा। समंथा ने पूरे तयक्कुन के साथ कहा, मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है, आप जो भी करेंगे मेरे लिए बेहतर होगा। हामिद ने कहा, इस एतमाद का शुक्रिया। समंथा जानती थी उसे यहाँ से लीगल कागजात के जरिए किसी दूसरे मुल्क पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इंडियन और नेपाली इंटेलिजेंस की नजरों से बचने के लिए ये जरूरी था कि उसका हुलिया और शनाख्त तब्दील करके उसे यहाँ से निकाला जाए। हामिद उसे अपना ख्याल रखने की तलकीन करके वहाँ से चला गया। उसने जाते हुए इस बात पर फिर माजरत की थी कि वो किसी औरत की बजाय समंथा के नए मेकअप के लिए किसी मर्द को भेजेगा, क्योंकि जहाँ एतमाद की मेकअप वुमन मिलना मुश्किल था। समंथा को उसकी ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने जान लिया था कि ये लोग खवातीन का जितना एहतराम करते हैं, उसके बाद इनसे ऐसी ही बातों की तवक्को की जा सकती है। हामिद चला गया। उसकी रवानगी के बमुश्किल 1.5 घंटे के बाद एक छोटे से अटैची केस के साथ वहाँ एक और ताज़ा दम मुसाफिर आ गया, जिसने अपना तारुफ विलियम के नाम से करवाया। समंथा के लिए अब किसी नाम में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। वो जानती थी कि उस बिजनेस के लोग अपने असली नाम से अपना तारुफ नहीं करवाया करते, और सबसे बढ़कर उसके लिए तमानियत की बात यह थी कि वो अब महफूज हाथों में है। इस मुल्क में जन्म लेने से जवान होने तक वो खासी बाशऊर हो गई थी। उसने अपने कैरियर की इब्तिदा एक इंडियन रेस्टोरेंट में वेट्रेस की हैसियत से की थी। जिंदगी के 10 साल भारत में गुजारे थे, इसलिए उसे अपने और भारत के मसाइल और मामलात से काफी आगाही थी। दिन रात उसका वास्ता सिफारतकारों से रहता था। शाहिद मियाँ अक्सर उसे अपनी जगह किसी सिफारत खाने की तकरीब में शिरकत के लिए भेज दिया करते। दोनों इकट्ठे भी जाया करते थे, इसलिए उसे बहुत से सिफारती आदाब और असरार व रुमूज से भी आगाही हो गई थी। हामिद ने सच कहा था, यहाँ नेपाल में उसका रॉ के इंतकाम से बचे रहना मुमकिन ही नहीं था। अपना खेल बिगाड़ने वाली उस 2 टके की छोकरी को वो जमीन की तह से निकाल कर मार डालते। उसने लाशौरी तौर पर अपना अपार्टमेंट छोड़ते हुए इस बात का फैसला शायद कर लिया था कि अब उसे दोबारा इस मुल्क में कभी वापस नहीं आना। इसलिए उसने अपने तमाम तालीमी सर्टिफिकेट और ज़रूरी कागजात जो उसने पहले से एक चर्मी थैले में महफूज रखे हुए थे, अपने कुछ कपड़ों और ख़ानदानी तस्वीर के साथ अपने हमराह रख लिए थे। मेकअप मैन अपने फ़न में ताक था। उसने अभी सिर्फ बालों की कटिंग की थी और उसे अपना चेहरा बदला हुआ दिखाई देने लगा था। आईने में अपनी शक्ल देखने के बाद बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, वेल डन। मेकअप मैन ने सादतमंदी से कहा, थैंक यू मैडम। उसने कटिंग के बाद समंथा के बालों को जो अंदाज दिया था वो समंथा के दिल को भा गया। उसे अफसोस होने लगा कि आज से पहले ऐसा मेकअप उसे क्यों न मिला, लेकिन इस काम में उसे 5 घंटे लग गए थे। इस दौरान उसने मुख्तलिफ क्लिप्स लगाकर बालों की तराश खराश को अपनी हैयत देकर अपनी मर्जी के अंदाज से ढाला और आखिर में किसी केमिकल के जरिए उनका रंग सामने से इस तरह बदला कि वो बिल्कुल कुदरती दिखाई दे। शाम ढले हामिद भी आ गया। उसके पास रिकॉर्डिंग कैमरा मौजूद था, जिसमें समंथा ने अब तक अपने साथ गुजरने वाली तमाम बातें बखुशी रिकॉर्ड करवा दी थी। हामिद ने उसे रिकॉर्डिंग के खात्मे पर एक मर्तबा फिर कहा कि अगर वो ये समझती है कि उससे ज़बरदस्ती ऐसा करवाया गया है तो वो इस रिकॉर्डिंग को ज़ाया कर सकती है, लेकिन समंथा ने ये सब कुछ बिला जबर किया था। हामिद ने उसे बताया कि ये कैसेट नेपाली इंटेलिजेंस चीफ के लिए है, ताकि उसे तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ जाए और तुम्हारे फरार के बाद तुम्हारे खिलाफ यहाँ कोई क्रिमिनल केस दर्ज न हो जाए। उसने समंथा को यकीन दहानी कराई थी कि इस रिकॉर्डिंग को वो कभी मीडिया के सामने नहीं लाएंगे। अलबत्ता अपने मुल्क की प्रेस्टीज और अपनी सफाई पेश करने के लिए अगर कभी जरूरत पेश आई तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वो भी सिफारती सतह तक महदूद रहेगा। रिकॉर्डिंग के बाद समंथा खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, जैसे उसके सर से बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने एक मर्तबा फिर हामिद का शुक्रिया अदा किया जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। रात को हामिद उससे अलविदाई मुलाकात करके चला गया। उसने समंथा को बताया कि उसके इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं और अगले 7 दिन के अंदर अंदर उससे किए गए तमाम वादे पूरे कर दिए जाएंगे। न जाने क्यों हामिद की रवानगी और उसकी तरफ से इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात होने की इत्तला ने समंथा को गमगीन कर दिया था। जिंदगी में वो बहुत कम मौके पर इतनी जज्बाती हुई थी। उसने बमुश्किल अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, क्या जिंदगी में दोबारा कभी मिल सकेंगे? उसने अचानक ही हामिद से पूछ लिया था। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दुनिया बहुत छोटी है समंथा, कुछ भी मुमकिन है, और उसे एक खुशगवार और भरपूर जिंदगी की दुआ देकर रुखसत हो गया। समंथा जिंदगी भर अपने उस मोहसिन को फरामोश नहीं कर सकती थी जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। उसकी रवानगी के 2 रोज बाद तक मेकअप मैन वहां रहा जिसने समंथा का चेहरा बिल्कुल ही बदल डाला।
समंथा के नए कागजात, उसकी ताज़ा तस्वीर, लेकिन असली नाम और शनाख्त के साथ इस खूबी से तैयार हुए थे कि बहुत तरद्दुद करके फिर भी उसकी असलियत का इल्म हो पाता। उस घर में जहां वो क़याम पजीर थी, उसे बेपनाह इज्जत दी जा रही थी। करीबन 7 दिन क़याम के बाद एक रोज़ रात को उसे यहाँ से किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया। समंथा को उसके हमदर्दों ने एक हमसाया मुल्क की सरहद बजरिया ज़मीनी सफ़र अबूर करवाई, जहाँ उनके एक साथी ने उसका इस्तकबाल किया। उसके लिए एक यूरोपीय मुल्क की एयरलाइन से सीट बुक की गई थी और दूसरे दिन शाम को उसकी फ़्लाइट थी। एयरपोर्ट पर उसे वही शख्स रुखसत करने आया जिसने उसे वसूल किया था, और तब तक वहाँ रहा जब तक उसे इस बात का यकीन नहीं आ गया कि समंथा परवाज़ कर चुकी है। रवानगी के ऐन आखिरी लम्हात में उसने एक टेलीफोन नंबर, जो उसने पहले से छोटे से कागज़ पर लिख कर अपनी जेब में महफूज किया हुआ था, उसे देते हुए दरख्वास्त की कि वो अपनी रिहाइश गाह, जिसका इंतज़ाम भी किया जा चुका था, पर पहुंचने के बाद इस नंबर पर फ़ोन करके बस अपनी खैरियत से मुत्तला कर दे। ये उसी मुल्क का नंबर था जहां समंथा जा रही थी। समंथा ने उनकी हिदायत पर अमल किया और अपने नए घर में मुंतकिल हो गई, जहां से उसके उस वक्त ही लीगल होने के काम का आगाज हो गया। और अगले 10 रोज़ में उसे सरकारी तौर पर इस बात की यकीन दहानी मिल गई कि एक कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल होने के बाद वो इस मुल्क की बाकायदा शहरी बन जाएगी। हैरत की बात यह थी कि उसकी कोई भी शनाख्त तब्दील नहीं हुई थी और वो अपने असली नाम के साथ यहाँ काम कर रही थी। उसके मोहसिनों ने समंथा के लिए मकामी ट्रैवल एजेंसी में अच्छी मुलाजमत का बंदोबस्त पहले से कर रखा था। अगले चंद दिनों में वो ये बात भूल चुकी थी कि उसका ताल्लुक नेपाल से है। भूपिंदर सिंह को मतलूबा सरप्राइज 2 रोज बाद ही एक वीडियो कैसेट की शक्ल में मिल गया, जिसमें समंथा ने बिला जबर तमाम तफसीलात बयान कर दी थी और नेपाली इंटेलिजेंस, जिसे पहले ही रॉ के मुताल्लिक कोई खुशफहमी नहीं थी, हकायक तक पहुंच गई। भूपिंदर सिंह ने तमाम तफसीलात आला हुकाम तक पहुंचाई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस मसले को दबा दिया। भूपिंदर सिंह से दरखास्त की गई कि वो इस बात को भूल जाए और सरकारी राज की तरह खुद तक महदूद रखे। भूपिंदर को अपनी हुकूमत की तरफ से ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। वो जानता था कि इस दुनिया में जुर्म ज़ईफ़ी से बड़ा जुर्म और कोई नहीं, जिसकी कम से कम सज़ा मर्ग मफाजात है, जो उन्हें बहरहाल भुगतनी है। उसे अपने उस हमदर्द का नाम तो मालूम ना हो सका जिसने उस तक टेलीफोन कॉल के जरिए यही इत्तला और फिर वीडियो कैसेट के जरिए सारा कच्चा चिट्ठा पहुंचा दिया था, लेकिन वो ये जरूर जान चुका था कि उसका ताल्लुक किस मुल्क से हो सकता था। और भूपिंदर सिंह ने वफादारी एक गुरखा होने के नाते, जिसके खून में शामिल थी और जिसकी रगों में यूं भी शाही खून दौड़ रहा था, अपनी शुक्रगुजारी के जज्बात पाकिस्तान एम्बेसी की एक तकरीब में शिरकत के दौरान बड़े नामहसूस अंदाज में उस शख्स तक पहुंचा दिए, जिसका उसे यकीन था कि वो इन मामलात से बाखबर है। उसे इस बात का हमेशा दुख रहा कि इतने अहम सबूत हाथ लगने के बावजूद आखिर उसका मुल्क इस पोजीशन में क्यों नहीं कि वो भारत से सिफारती सतह पर ही सही, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड एहतजाज करे। जबलपुर कब रुखसत हुआ और इलाहाबाद कब आया, उसे कुछ खबर नहीं थी। ट्रेन ने इस दौरान सारा मध्य प्रदेश पाट लिया था और अब वो उत्तर प्रदेश में पहुंच गए थे। 10-12 घंटे के उस सफर को उसने सोते जागते काटा था। इस दौरान भूख प्यास उसके नजदीक भी नहीं भटकी थी। उसे इस सूरत हाल से निकलने का खासा तजुर्बा हासिल था। अगर जबलपुर से मामूल का सफर किया जाता तो इलाहाबाद 3 घंटे में पहुंच सकते थे, लेकिन ट्रेन रास्ते में मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकती आई थी। एक जगह तो शायद उसका इंजन भी तब्दील हुआ था। इलाहाबाद से कुछ देर पहले उसे ऊँग आ गई। रात भर की भाग दौड़ अब असर दिखाने लगी थी। सूरज उसके सर पर चमक रहा था, जिसकी वजह से यहाँ की शदीद सर्दी से वो महफूज रहा। इलाहाबाद से कुछ पहले ही शायद स्टेशन के बिल्कुल आगाज पर ट्रेन रुक गई थी और यहाँ कुछ मामलात तय पा रहे थे, जिनका एहसास अचानक नुमान के कानों में दर आने वाली उन आवाज़ों से हुआ जो बोगी के बाहर बहस करने वालों की थी। शायद कुछ लोग बोगी के बाहर की बात पर बहस कर रहे थे। नुमान चौकस होकर बैठ गया। वो कुछ समझने से कासिर था कि बाहर क्या चल रहा है। वो लोग शायद ट्रेन के किसी मसले पर बहस कर रहे थे। थोड़ी देर तक बोलने के बाद शायद वो आगे निकल गए, क्योंकि अब वहां कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। नुमान ने अच्छी तरह सुनगुन लेने के बाद बाहर झांक कर सूरत हाल की नजाकत का अंदाजा लगाने के लिए पर तोले और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अब वो बोगी के ऊपर से झांकने की पोजीशन में आ चुका था। बोगी के बाहर दूर तक रेलवे लाइनों, कांटों और सिग्नल्स का सिलसिला फैलता चला गया था। शायद ये कोई बड़ा रेलवे जंक्शन था। जिस जगह उस मालगाड़ी को रोका गया था वो स्टेशन का बिल्कुल इब्तिदाई और कदरे वीरान इलाका था, क्योंकि जहां उसे मुख्तलिफ ट्रेनों के सुर्ख नीले और सब्ज डिब्बों की कतारों और उनके सर पर लटकते बड़े बड़े पानी के फव्वारों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था।
शायद यहाँ इंजनों को शंटिंग और डिब्बों की सफाई के लिए लाया जाता था। ट्रेन स्टेशन के आखिरी हिस्से पर रुकी थी और अब उसे बाहर होने वाली बहस क्या मतलब भी समझ आने लगा था। वो लोग शायद ट्रेन को प्लेटफॉर्म न मिलने पर बहस कर रहे थे, क्योंकि इंजन के सामने का सिग्नल डाउन नहीं था और उसे बाहर ही खड़े रहने का हुक्म मिला था। नुमान ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने जिस्म को तोला, फजा में उछला और ट्रेन से नीचे आ गया। अब वो लाइनों का तवील सिलसिला उबूर कर रहा था। 2-3 ट्रेनों के डिब्बों से गुजर कर रास्ता बनाते हुए वो एक कदरे आबाद प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया, जिसके पुल पर से कुछ लोग आ जा रहे थे। यहाँ हर कोई अपने काम में इतना मसरूफ था कि किसी ने नुमान की आमद का नोटिस न लिया, जो अब रेलवे लाइन से उछल कर प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था। प्लेटफॉर्म पर रखे एक बेंच पर, जहां पहले ही एक बुजुर्ग अपने बिस्तर समेत बैठा था, एक कोने में वो भी सिमट कर बैठ रहा। अब वहां आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमद बढ़ने लगी थी। अब तक 2-3 रेडियां जिन पर चाय और दूसरे लवाजिमात सजे थे वहां पहुंच चुकी थी, जिनके गिर्द लोग जमा होने लगे थे। नुमान भी हिम्मत करके अपनी जगह से उठा और एक ऐसी ही रेडी के नजदीक पहुंच गया जहां से उसने चाय का एक गिलास और बंद मक्खन खरीद कर अपनी तवानाई बहाल की। अभी वो बमुश्किल इस नाश्ते से फारिग ही हुआ था कि जब एक इंजन की जोरदार विसल सुनाई दी, जो उसी प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा था। इंजन के पीछे डिब्बों का न खत्म होने वाला सिलसिला दिखाई दे रहा था। इंजन नजदीक आया तो उसके आगे बंधे बड़े बड़े बैनर्स से नुमान को अंदाजा हो गया कि ये बजरंग दल के बवाई थे, जो अयोध्या में मंदिर बनाने का जुलूस लेकर आए थे। उसे इस बात का बखूबी इल्म था कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने के लिए मुतासिब हिंदू फिरका परस्त तंजीमों ने महाज बना रखा है, लेकिन इस मुहिम की शोहरत और अवामी जज्बे का अंदाजा अब हो रहा था। ट्रेन की रफ्तार न होने के बराबर थी और उसके डिब्बों से बाहर गर्दनें निकालकर ऊंची ऊंची आवाज से मजनूनाना अंदाज में बजरंग दल के कारकुन श्री रामचंद्र की जय के नारे लगा रहे थे। अब यहाँ मौजूद तमाशाई जो शायद उनका इस्तकबाल करने जमा हुए थे, वो भी उनका साथ देने लगे। ट्रेन रुक गई। बलवाइयों का जुलूस डिब्बों से उमड़ने लगा और देखते ही देखते प्लेटफॉर्म गेरुए रंग के भगवा झंडों से भर गया। करीबन हर शख्स ने अपने कंधे पर पीताम्बर रखा हुआ था और माथे पर भी उसी रंग की पट्टियां बांध रखी थी। नुमान ने कुछ सोचते हुए उसी जुलूस का हिस्सा बन जाने का फैसला किया और वो भी उनमें इसी तरह घुस गया जैसे यहाँ पहले से मौजूद लोग उसका हिस्सा बने थे। अगले बमुश्किल 2-3 मिनट में एक पीताम्बर किसी के कंधे से गायब होकर नुमान के गले का हार बन चुका था और एक पीले रंग की पट्टी उसने किसी से हथियाकर अपने सर पर बांध ली थी। उसकी बेहंगम बड़ी हुई दाढ़ी के बाल गुज़श्ता दिन रात की मुसलसल भाग दौड़ से आंखों में उतराने वाली सुर्खी और अब इख्तियार करदा हुलिये को देखकर कोई भी ये बात आसानी से कह सकता था कि वो राम जी का भगत है। जुलूस अब स्टेशन से बाहर निकल रहा था और इलाहाबाद से हजारों बजरंग दल हिंदू और दूसरी मुतासिब इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के जुनूनी और जोशीले कारकुन, जिन्होंने हाथों में त्रिशूल और डंडे पकड़ रखे थे, उसका हिस्सा बन चुके थे। किसी कारकुन के हाथों से अब त्रिशूल भी धक्कम पेल में निकलकर नुमान के हाथों में मुंतकिल हो चुका था और वह भी जुलूस के दूसरे लोगों की तरह बुलंद आवाज से उनके नारों के साथ नारे लगा रहे थे। स्टेशन के बाहर रामचंद्र जी के इन दीवानों के लिए इलाहाबाद के जुनूनी हिंदुओं ने भोजन का बंदोबस्त कर रखा था, जिस पर सब वैश्यों की तरह टूट पड़े। नुमान ने भी अपने पेट का जहन्नम यहाँ मौजूद दाल सब्जी से ठंडा किया और हलवा प्रसाद खाकर खुद को ताज़ा दम महसूस करने लगा। कुछ मकामी लीडरों ने इश्तियालंगेज तकारीर की और वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियां जमा होने लगी, जिन पर ये सब बलवाई सवार होने लगे थे। ट्रॉलियों और ट्रैक्टरों पर पहले ही से बड़े बड़े बैनर्स और तिरंगे लहरा रहे थे। हर ट्रॉली पर सबसे पहले किसी नंग धड़ंग जट्टाधारी को चढ़ाया जाता, जिसके पीछे धक्कम पेल करते कारकुन सवार हो जाते। नुमान भी जल्द ही एक ऐसी ट्रॉली के सवारों में शामिल हो गया। उसने अपने लिए एक कदरे आरामदेह जगह ढूंढ ली थी और अपना त्रिशूल थामे फर्श पर चौकड़ी मार कर बैठ रहा था। उसका हुलिया देखकर यहाँ मौजूद मदकूक से चेहरों वाले मरियल मरियल से हिंदू बलवाई उसे कोई महान हस्ती समझने लगे थे। गो के उसने भी दूसरे बलवाइयों की तरह पतलून कमीज ही पहन रखी थी, लेकिन वो उसके नजदीक वाकई कोई पहुंची हुई शय दिखाई दे रहा था। अब तक कई बजरंग दल के कारकुन तो हाथ जोड़कर उसे रामचंद्र जी की जय भी कर चुके थे। नुमान जानता था कि यहाँ से अयोध्या की तरफ जो रास्ता जाता है वो प्रतापगढ़ से होकर जाएगा, जबकि उसे नेपाल की सरहद की तरफ सफर करना था और वो वाराणसी की तरफ जाना चाहता था। क्या किया जाए, उसने सोचा। फिर खुद को तनबतकदीर छोड़ दिया। फिलवक्त उसे उस जुलूस से ज्यादा बेहतरीन और महफूज कवर नहीं मिल सकता था। उसे अब इन लोगों की आड़ में भी कुछ फासला तय करना था।
इस बात का नुमान को सेंटा क्रूज से भागने के बाद अच्छी तरह एहसास हो गया था कि वो एक ही रूप धार कर यहाँ से नेपाल की सरहद तक नहीं पहुंच सकता। इस तरह ऐन मुमकिन है उसकी असलियत बेनकाब हो जाए। उसने तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्वांग रचाए थे जो वो कामयाबी से रचा रहा था। श्री रामचंद्र जी का भक्त बनने का उसका कोई जाती प्रोग्राम नहीं था। वो तो खुद को तनबतकदीर किए अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। उसे यूपी के सरहदी इलाके लाबीनी से सरहद उबूर करनी थी, जिसका मुशाहिदा वो पहले कर चुका था और यहाँ से मुतल्लिक कुछ मालूमात भी रखता था। उसके जहन में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसे इलाहाबाद से वाराणसी, सारनाथ और शाहगंज के रास्ते गोरखपुर तक पहुंचना था। गोरखपुर सरहदी जिला था जहां से वो सोनाली के रास्ते लाबीनी तक पहुंचता और अपनी मंजिल मकसूद तक रसाई हासिल करता। लेकिन रास्ते में प्रोग्राम अगर तब्दील हो जाए तो भी उसे मुड़कर अपने असल रास्ते पर ही आना था। फिलवक्त उसने यही ठानी थी कि रात होने तक वो उन लोगों के साथ रहेगा, फिर मौका पाकर खिसक जाएगा। लेकिन इससे पहले ही उसके लिए एक और मौका कुदरत ने यहाँ से निकलकर दूसरा रास्ता अपनाने का पैदा कर दिया था। इलाहाबाद के एटीसी सेल के इंचार्ज देवी दत्ता के पास जबलपुर से जिस अमित पांडे की इंक्वायरी आई थी, उसकी शख्सियत उन लोगों के लिए अचानक ही बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई। होटल कैलाश से नाकाम लौटने के बाद धनपत सिंह का गुस्सा दो चंद हो गया। उसने सबसे पहले अपने कमरे में जाकर 2 पैग चढ़ाए और खुद को कदरे नॉर्मल करने के बाद राधे श्याम से कहा कि वो उस सिख को पेश करे जिसका नशा अब तक खासा उतर चुका था। राधे श्याम को उस बेचारे पर तरस आने लगा था जो पंजाब से यहाँ किसी कारोबारी सिलसिले में आया और इस षड्यंत्र यानी शैतानी चाल में फंस गया। जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जब उस सरदार ने शराब के नशे में धनपत सिंह जैसे नीम पागल और जुनूनी शख्स को छेड़ दिया था। धनपत सिंह ने उसे खूंखार नजरों से देखते हुए कहा, हाँ भाई सरदार जी, कैसे मिजाज हैं तुम्हारे? सिख ने हाथ बांधते हुए कहा, क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे इल्म नहीं था मामला क्या है। मुझे तो अब बताया है इंस्पेक्टर साहब ने, वैसे भी महाराज ने पी हुई थी। धनपत सिंह ने गुस्से से खोलते हुए कहा, बहुत चढ़ गई है साले तुझे, अफसरों के मुंह लगता है। धनपत सिंह को भी अब चढ़ने लगी थी। उसके मातहत जानते थे कि अव्वल तो वो दफ्तर में कभी पीता नहीं, अगर कभी ऐसा हो जाए तो वो बिल्कुल दरिंदा बन जाया करता था। इससे पहले कि सिख के मुंह से अगली बात निकले, उसने मेज पर धरा डंडा उठाया और उसे वहशियों की तरह पीटने लगा। सरदार जी को शायद इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो आम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, इंटेलिजेंस वालों के काबू आ गए हैं, जो उन्हें गोली मारकर भी फेंक जाएं तो कोई कीमत नहीं पड़ेगी और उनका बाल भी बीका नहीं हो सकेगा। उन्होंने दोनों हाथ बांधकर कभी उसके पांव से लिपटकर बार बार रोते और चीखते चिल्लाते हुए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन धनपत सिंह जैसे वैश्य से जान छुड़ाना कहाँ मुमकिन था। जब तक मारते मारते वो खुद अधमुआ न हो गया, उसने सरदार की जान न छोड़ी और बिलाखिर निढाल होकर लंबे लंबे सांस लेते उसने राधे श्याम को तलब किया। उसने सामने जमीन पर जख्मों से निढाल नीम बेहोश सिख की तरफ इशारा करके उसे मुगल्लजात बकते हुए हुक्म दिया, फेंक आओ इसे होटल में। आसाब शिकस्तगी और इंतहाई थकावट के शिकार राधे श्याम ने कहा, यस सर, और बेचारे सरदार को सहारा देकर बाहर ले आया। वो शरीफ आदमी था और जो कुछ यहाँ हो रहा था उसके बिल्कुल खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। कमरे से बाहर लाकर उसने सरदार को अपने कमरे में बिठाया, उससे माफी मांगी, उसे जबरदस्ती पानी पिलाया, फिर खौफजदा और एहसास जिल्लत से करीबन नीम पागल सिख को, जो शायद अपने इलाके का बड़ा अमीर व्यापारी था, उसके होटल तक पहुंचाकर अपने कमरे में बैठ रहा। सरदार की हालत वहां आने वाले होटल की बाकी मुलाजमीन से पोशीदा नहीं थी और उन्हें भी इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई थी कि जिस जगह वो पहुंच गए हैं वहां से अब उनका मालिक नहीं बल्कि सारे संसार का मालिक ही उनकी जान बख्शी करवाएगा। वो सब बहुत खौफजदा नजर आ रहे थे। बेचारे कांता ने 15 रोज पहले ही होटल ज्वाइन किया था कि ये मुसीबत आन पड़ी। अगर उन्हें इल्म होता कि अमित पांडे नामी शख्स उनके लिए ऐसा अजाब खड़ा कर देगा तो वो कब उसे अपने यहाँ घुसने देते। सहमे हुए और खौफजदा मुलाजमीन जिन्हें कमांडोज अपने हमरा लाए थे एक कमरे में बैठे थे। कांता भी उनमें मौजूद थी जो मुसलसल रो रही थी और सब उसे मिलकर हौसला दे रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और एक इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने कदरे ऊंची आवाज में पूछा, रिसेप्शन पर कौन सी लड़की थी? सब घबरा गए। आखिर कांता ने ही हिम्मत की क्योंकि उसके सिवा अब कोई फरार का रास्ता नहीं था। खौफ से लड़खड़ाती आवाज में उसने कहा, मैं थी सर। इंस्पेक्टर बोला, अपने आप को नॉर्मल करो, साहब ने तुम्हें बुलाया है, बड़े सख्त अफसर हैं, अगर कोई गड़बड़ की तो। उसने नामुकम्मल बात कहते हुए इस तरह खूंखार नजरों से कांता की तरफ देखा कि उसे अपनी रगों में खून खुश्क होने का एहसास हुआ। उसने ताबेदार बच्चों की तरह इताअत से कहा, जी अच्छा। इंस्पेक्टर बोला, चलो
आओ मेरे साथ, और तुम सब यहाँ आराम से बैठे रहो। अगर किसी ने कोई चालाकी की तो याद रखना, शायद उस इंस्पेक्टर को लोगों को डराने की खास तरबियत दी गई थी, क्योंकि अपनी बात के खात्मे पर जिस तरह वो घूर कर उनकी तरफ देखता था, सब सहम कर रह जाते। कांता ने ज़िबा होने वाली बकरी की तरह अपने साथियों की तरफ देखा, लड़खड़ाते कदमों और बेकाबू होती धड़कनों को संभाला और उसके साथ धनपत सिंह के कमरे की तरफ चल दी।